हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है पढ़ाई और किस तरह से अभी थर्ड लेक्चर से हम फोर्थ लेक्चर पे आ चुके हैं। सर 3 लेक्चर तक का बहुत सारे लोगों ने सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के शॉर्ट नोट्स मुझसे शेयर किए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे लोगों ने कर लिया। कुछ लोगों की कुछ चीज़ें और हैं कि सर नॉर्मलिटी नहीं पढ़ाई, आपने ये नहीं बताया। सर देखो कुछ चीज़ें अभी क्या है कि 12th क्लास में, तो 12th क्लास में जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, सॉल्यूशन एक तो सॉल्बिलिटी को ज़्यादा डिस्कस करता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, इसलिए मेरा मेजर फोकस इधर है। इसलिए मैं सॉल्बिलिटी वाला टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। कॉन्सेंट्रेशन टर्म जितना एनसीईआरटी में है, जितना नॉर्मलिटी ऐसे भी नीट के सिलेबस से, एनटीए के सिलेबस से बहुत दिनों से अब बाहर है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो नॉर्मलिटी एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उसके चक्कर में अभी से ज़्यादा इधर उधर मत भटको, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो हम पे भी और खुद पे भी कि सर जो चल रहा है सही चल रहा है। ट्राई करो कि सर कंसिस्टेंटली, मैं बार बोलता हूँ ना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितनी किताबें पढ़ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है कौन कितना कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है। एक साल कौन अपना टाइम लगातार 6 घंटे बिना किसी बहुत ज़्यादा उसके लगातार 6 घंटे, सोचो ना 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, उसमें जाके सक्सेस मिलने वाला है। सब डेली उठ के मेहनत करना, डेली उठ के मेहनत करना, ये जो कंसिस्टेंटली काम करेगा ना वही सफलता पाएगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। आप रियल पेपर देखोगे, नीट का पेपर देखोगे, आपको क्वेश्चंस देख के लग भी जाएंगे। आज मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, नीट 2022 का। सर खजाने का लास्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे आपको याद दिला देगा कि हाँ सर ये क्वेश्चंस आते, जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए पढ़ना है। पीएचडी का डॉक्टर बनना है, लेकिन पीएचडी के थ्रू नहीं। डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करके, डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करके, पीएचडी नहीं करनी है अपने को। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा चीज़ों पे कॉन्फिडेंस रखो कि सर जो क्लास में चल रही है चीज़ें उसको रिवाइज करना है। बहुत सारे लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत ही अच्छा, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने नोट्स अच्छे बना लिए। कुछ लोगों का है कि सर अभी भी, अच्छा एक बच्चे का मैं देख रहा था, वो बोल रहा है कि सर मतलब सबका डेरिवेशन क्यों नहीं कराए थे। यार डेरिवेशन कराने में दिक्कत नहीं है भाई, एक डेरिवेशन 2 से 5 मिनट लेगा, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है उसकी ज़रूरत नहीं। सर आपको वो फॉर्मूलाज ना डेरिवेशन करके, आपको भी पता है नीट में डेरिवेशन केमिस्ट्री का तो नहीं आने वाला, ठीक है, तो बेटर है आप शॉर्टकट्स यूज़ करो। यहाँ हम लोग इसीलिए तो आए हैं कि आपका काम क्या करे, आसान करे। सर पीडब्ल्यू आपके लिए क्या है, एक कैटलिस्ट है। फिजिक्स वाला क्या है, कैटलिस्ट है जो आपकी एनर्जी को कम कर देगा। तो सर आप उस एनर्जी को कम करने में मेहनत करो। मैं भी वही काम करूंगा जो किसी किताब में होगा, तो क्या ही फायदा होगा। आप क्वेश्चन विद इन सेकंड करके आ जाओ, ये मेरा मोटो है। और उसके लिए सर ठीक है 1-2 डेरिवेशन के 1-2 फॉर्मूला सीधा सीधा लिखे, काम खत्म। क्योंकि सर टाइम का भी लिमिटेशन है, सितंबर अब स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम की भी लिमिटेशन है। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा एनर्जी को चैनलाइज करो। तुम्हारा रिजल्ट तुम लिख रहे हो, इस बात की कहानी मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। मैं लास्ट, जब आज 4th लेक्चर है, आज भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ सर डिपेंड करता है कि आज तुम्हारा पीछे का पास्ट और फ्यूचर डिपेंड करता है कि तुम आज कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आज अच्छी मेहनत करोगे ना, तुम्हारे पास्ट को लोग भूल जाएंगे और तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारा मतलब होता है ना कि तहे दिल से स्वागत करना, वैसे स्वागत कर रहे होंगे। तो बेटर है कि आज अच्छा करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं पुरानी चीज़ें याद दिला देता हूँ। मैंने बोला मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का एक सिंपल सा तरीका, मैं थोड़ा सा फॉर्मूलाज रिवाइज करा देता हूँ। बहुत सारे लोगों का फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारा कमेंट है कि सर फॉर्मूलाज बहुत सारे हो जाते हैं, याद नहीं होता फिजिकल केमिस्ट्री। मैं तुम्हें एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, मैं ट्रिक बताऊंगा भी और करके भी दिखाऊंगा तुम्हारी क्लास में। थोड़ा 5-10 मिनट लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होगी। मैं अभी लिखूंगा ना, तो तुम छाप मत देना इसको, ये लिख मत देना ऐसे सीधा सीधा, यही मत छाप देना, क्योंकि मैं बस समझाना चाहता हूं फिजिकल केमिस्ट्री ऑन द टिप कैसे आ सकती है, एग्जाम हॉल में विद इन सेकंड कैसे सॉल्व हो सकता है। उसके लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीज 2 हैं। क्या है तो सर मेजर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता है क्या है। एक तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाँ सर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, अच्छा ये होता है। और दूसरा फॉर्मूलाज ऑन द टिप्स होने चाहिए कि सर फॉर्मूला देखा, फटाफट आंसर पुट किया, सर निकाल दिया अपने पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, उसके लिए मेजर चीज़ क्या है, फॉर्मूलाज। अब देखो मैं तुम्हें ना ऐसे जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आप भी यही काम अपने घर पे एक वाइट पेज लें, एक सर नॉर्मल कॉपी का कोई भी एक पेज लें, उस पर 3 लाइन्स खींच लीजिए, 4 लाइन खींच लीजिए अगर ज़्यादा चौड़ा है तो, और उस पर इस तरह की फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश कीजिए, याद करके। मतलब ऐसा नहीं देख के लिख रहे या मुझे देख के लिख रहे, नहीं, अभी कोई नहीं लिखेगा, आप ट्राई करना खुद से। सर एक पेज लीजिए, उसके ऊपर लिखिए, जितनी बार बेटा लिखोगे ना उतने बार वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, ये चीज़ जान जाओ। मैं लिखूंगा उससे तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी नहीं होंगी। अभी क्लास में बस देख लो सर कैसे याद कर रहे, उसी तरह से आपको भी घर पे ये काम करना है,
ठीक है, चलो मैं बताता हूं सर। मुझे ना सबसे पहले ये वाली चीजें तो सर अब इसमें तो 4 लाइन लिख दूंगा। ये मेरे पास 4 लाइनें हैं, ये मैं शायद पहले ही बता चुका हूं। कोई भी एक काम करना, मैं ऐसे लिख देता हूं 10% H2SO4। अब इसका ना एक काम करना, घर पे 4 लाइन लिख के देख लेना। ये मैं लिख देता हूं 10% H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। 10% क्या ले लेना, W/W ले लेना, 10% V/V ले लेना, 10% W/V ले लेना, 10% V/W ले लेना। तो इसके 4 लाइन से इसका टॉपिक खत्म। फिर मुझसे किसी ने बोला नहीं सर पीपीएम पढ़ाया था आपने, पीपीबी पढ़ाया था आपने। पीपीएम का फॉर्मूला क्या था सर? यहां मास ले लो चाहे वॉल्यूम ले लो, ए का, अगर पीपीएम ए का निकाल रहे हो तो मास ले लो, वॉल्यूम ले लो, डिवाइड बाई टोटल ले लो, टोटल मास ले लो चाहे उसका वॉल्यूम ले लो, इनटू क्या करना है परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सर यहां पे क्या करना है 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। पीपीबी बोला अगर ए का निकालना है तो कुछ नहीं, आप क्या करो, मास ले लो, वॉल्यूम ले लो। सर ए का मास और वॉल्यूम ले लो डिवाइडेड बाय टोटल मास ले लो या फिर टोटल वॉल्यूम ले लो। सर इनटू क्या करना है 10 की पावर 9 कर देना है। इनटू क्या करना है 10 की पावर 9 कर देना है। तो सर पीपीएम हो चाहे पीपीबी हो, देख ले बेटा, अब ये छोटे छोटे फॉर्मूला इतनी बार कर ले कि अभी जैसे खजाने से जब क्वेश्चन निकल के आएंगे ना तो तू विद इन सेकंड कर पाए, हिंट लेने की भी जरूरत ना पड़े, इतनी बार लिख लो। सर मुझे किसी ने बोला सर 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 स्ट्रेंथ क्या होता है? मैं तो सीधा सीधा ये लिखता हूं W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मेरा काम हो गया। किसने बोला नहीं सर मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाइए, मोल फ्रैक्शन, किसी ने बोला मोल फ्रैक्शन के बारे में 1-2 बातें बताइए, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये क्या होता है रेशियो होता है इसलिए यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, मैक्सिमम 0 से लेके मैक्सिमम कहां तक 1 तक। सर मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालता हूं किसके इक्वल होता है? सर ये किसके इक्वल होगा? सर अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। सर मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालने जाता हूं N1 + N2, लेकिन सर मैं मोल फ्रैक्शन अगर एक का निकाल लिया दूसरे का क्यों निकालूंगा? सर यहां पे मुझे क्या लिखने आता है? सर यहां पे क्या लिख सकता हूं 1 - chi1 नहीं लिख सकता, सॉरी 1 - chi2 नहीं लिख सकता, सॉरी 1 - chi2 नहीं लिख सकता। सीधी सी बात है। सर किसी ने बोला chi1 + chi2 आपने पढ़ाया था 1 होता है, लेकिन अगर chi1/chi2 का रेशियो लूंगा तो सर वो मोल्स के रेशियो की इक्वल आएगा क्या? यस सर पक्का। सर देख लो, अब मुझे किसने बोला मोल फ्रैक्शन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। सर कैसे करें आगे? तो सर अब आगे अपने पास 2 चीजें आई, एक आया मोलारिटी। मोलारिटी सर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? तो सर ये बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लीटर्स में। सर इसका फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेते हैं। N2/V लिख दूं, N2/V लिख दूं, यहां लीटर्स में लिख दूं, या फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सर ये इसको एग्जाम हॉल में लेके जाना है और इसी को आपको बार बार अप्लाई करना है। पक्का। सर मोलारिटी का फॉर्मूला याद आ रहा है? सर 2 इज व्हाट सॉल्यूट और 1 इज व्हाट सॉल्वेंट। सर मोलारिटी का एक फॉर्मूला और बता दिया था मैंने, 10xD/m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर x इज मास परसेंटेज, W/W किसका? सॉल्यूट का। सर वेयर D इज डेंसिटी। देख बेटा मेरे शॉर्ट नोट्स देख और इससे सीख कि अब तुझे अगर नहीं बनाया है या बना भी लिया है तो एक बार दोबारा आज लिखना। सर ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसी ने बोला नहीं सर एक और टर्म आपने बताया था, मोलालिटी बताया था, मोलालिटी बताई थी, स्मॉल m के बारे में बात करी थी। मोलालिटी क्या होती है? तो सर इसका फॉर्मूला भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होता है, लेकिन सर यहां पे क्या लेते हो आप? सर ये क्या लेते हो? मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हो, किस में? केजी में। सर ये क्या है? मोल्स में। ये क्या है? केजी में। इसका यूनिट क्या होता है? मोल्स पर केजी। इसका यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर। सर दोनों में अपने पास मोलालिटी की बात करूंगा तो सर इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बोला था N2/सर W1 किस में लेना है? केजी में। लेकिन सर अगर मैं बड़ा फॉर्मूला याद करके एग्जाम हॉल में पहुंचना चाहता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला मुझे एग्जाम हॉल में सर याद करके जाना पड़ेगा। पक्का। तो ये चीजें कर ली थी। फिर किसी ने बोला अरे सर ये ऐसी ऐसी चीजें आप बात करोगे तो सर कुछ चीजें और बता दो। सर और बता दूंगा, अब आगे ऐसे ही बनाता चला जाऊंगा। सर देखो अपने पास मोलालिटी का फॉर्मूला सर N2/N1 N2/N1 × 1000 अपॉन सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आया था।
सर मैंने इसको और भी किस तरीके से लिखा था, chi2 by chi1 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख दिया था। तो सर ये भी फॉर्मूलाज थे मोलालिटी का। मोलारिटी के साथ रिलेशन था सर, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी भी था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड स्मॉल कैपिटल M। सर दोनों में बहुत डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था कि सर एक मोल्स पर केजी है, एक मास पर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है। सर इनके बीच का रिलेशन याद करो तो स्मॉल m इज नथिंग 1000 टाइम्स कैपिटल M, 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर ये फॉर्मूला किया था। फिर किसी ने बोला सर स्ट्रेंथ और मोलर मास का, स्ट्रेंथ और मोलरिटी का रिलेशन बताओ, तो स्ट्रेंथ इज नथिंग मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर पक्का ये सब चीज़ें कर लेंगे। फिर किसी ने बोला सर मोलरिटी के अंदर आपने एक दो कॉन्सेप्ट बताया था, डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, दोनों के केस में डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, दोनों के केस में m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ऐसा क्यों लिखते थे? बिकॉज दो चीज़ें मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सर क्या चेंज करते हैं? तो सर सॉल्वेंट चेंज होता है। डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, दोनों में क्या चेंजेस होते हैं ये देख लेना। पक्का? किसने बोला नहीं सर ऐसे नहीं होता, एक काम करो आप ना, एक काम करो मेरे साथ, ये देखो अपने पास, अगर मैं बोलूँ सर मिक्सिंग की बात करूँ, अगर मैं मिक्सिंग की बात कर लेता हूँ, अगर मैं मिक्सिंग की बात करता हूँ तो मिक्सिंग में क्या हो रहा होगा? सर मिक्सिंग में भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज नथिंग n1 प्लस n2 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज नथिंग n1 प्लस n2, और इसको मैं क्या लिखूंगा? m मिक्सचर v मिक्सचर इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई सर v मिक्सचर, डिवाइडेड बाई v मिक्सचर। v मिक्सचर के मैंने दो कंडीशन लिखे थे, v मिक्सचर के मैंने दो कंडीशन लिखे थे, v1 प्लस v2 ये जनरल कंडीशन है, v1 प्लस v2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो ये भी हो सकता है। पक्का? तो देख बेटा तेरे सामने मैंने इतनी मेहनत करी, एक्सपेक्ट करता हूं कि तू भी ये काम करेगा और तुझे भी ये करना है। करेगा नहीं, करना है। फ्यूचर टेंस में क्यों बात करूं? आज ही करेगा, कल करेगा, करेगा। पक्का? जैसे भी हो अपने को लिखना है, जैसे मैंने तेरे सामने लिखा, कोई पीछे का नोट्स नहीं पलटना। आप अपना रिवाइज कर चुके हो, शॉर्ट नोट्स बना चुके हो, बंद करो उसको, एक पेज लो, उस पर लिख के देखो, देखो कितने फॉर्मूलाज तुम लिख पा रहे हो। तुम्हें ना अपने ऊपर यकीन आना शुरू होगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं चीज़ें देख सकता हूँ। ये चीज़ें तुम्हें सीखनी है। पक्का? अच्छा सर थोड़ा सा आप देखो, अब एक काम हो गया, सब कुछ रिवाइज हो गया, तो खजाना एक क्वेश्चन अब खोलना शुरू करता हूँ और देखता हूँ आज खजाने में, मैंने बोला था ना 10 क्वेश्चन आ रहे वाले, तो आज देखते हैं 10 क्वेश्चन में। पिछली बार मुझे बहुत ही मतलब देखो यार, मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा, ऑब्वियस है बहुत सारे लोग होते हैं जो धीरे धीरे अपना मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं या धीरे धीरे वो चीज़ें करते हैं, लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंटली कर रहा है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट्स क्यों डलवाता हूँ आपसे, इसका मतलब ये नहीं है देखो भाई मैं अच्छा टीचर हूँ, ये ठीक है, आपको आप पढ़ोगे आपका रिजल्ट होगा, आप खुद ही बोलोगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कमेंट में ये लिखना जरूरी है कि सर अच्छे टीचर है। आपको ना ये लिखना जरूरी है कि सर मुझे मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मॉनिटर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तू आदत डाल लेगा ना कि सर के लेक्चर के नीचे मुझे कमेंट करना है, इसलिए नहीं क्योंकि ना तेरा वो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तुझे दिखेगा कि अरे यार मैं पहले 30 सेकंड लेता था, सर के साथ साथ शॉर्टकट कर सकते 10 सेकंड में अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं 50 सेकंड लेता था। सर कोई बच्चा बोल रहा था सर 1-1 मिनट ले रहा हूँ, 60 सेकंड ले रहा हूँ, तो कोई बात नहीं ना। अरे तुझे स्टार्ट है, बहुत सारे लोगों ने तो अभी स्टार्ट किए पढ़ाई, हो सकता है 11th या तुम्हें भी पता है लॉकडाउन था, चीज़ें थी, अब 11th पुराना तो नहीं लेके आ सकते ना, लेकिन जितना 11th याद कर सकते उतना तो करवाया जा रहा है ना। तो ट्राई कर, खजाने के क्वेश्चन सॉल्व कर, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रैक्टिस शीट ऑल्टरनेट अभी आ रही है, मैं ट्राई करूँगा कि अब डेली आनी शुरू हो जाए। आई होप कि मतलब चीज़ें थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएंगी, डेली आप आ जाएंगी, टेंशन मत लो, आप प्रैक्टिस शीट की टेंशन मत लो, ये जरूर ट्राई करो कि ये सब चीज़ें मेरी फिनिश है। पक्का? चलो भाई, मुझे किसने बोला कि सर एक काम करते, खजाने के क्वेश्चंस निकालो, बहुत ज़्यादा ऐसे वेट कर रहे हैं सर खजाने का क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करेंगे। तो आज बेटा 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 अलग अलग फॉर्मूलाज पे, जो इन्हीं में से कुछ होगा। आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, सोचोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और अप्लाई करोगे और मुझे आंसर बताने वाले हो। फिर से 1 to 10 तक के क्वेश्चन, किसमें +4 हुआ, किसमें सही हुआ, किसमें गलत हुआ,
क्यों मिस्टेक्स हुई, ये सब कुछ बताने वाले हो कमेंट में पक्का। अरे भाई एक तो मैं बच्चे का देखो सर इतना कमेंट कहाँ पढ़ते होंगे, मैं पढ़ लेता हूँ यकीन वाले बैच में ना, आई थिंक कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, फिर भी मैं उसको देख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखता हूँ, लेकिन हाँ देख जरूर लेता हूँ क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। मैं ये पढ़ लेता हूँ कि हाँ यार ये बच्चा ये बोल रहा है, इस तरह की चीज़ें बोल रहा है, ठीक है इसका अच्छा चल रहा है, इसका अच्छा चल रहा है, ठीक है। नाम याद नहीं होगा वैसे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ता जरूर। तो ये मत सोचो अरे सर क्या ही करूंगा, कमेंट नहीं भी करो तो क्या जाता है, भाई कर लिया करो, उससे तेरा ही फायदा होगा। चलो भाई, तो खजाने का क्वेश्चन पहला निकल के आता है, और वो पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। सर पीपीएम में पूछ रहा है मरकरी की कॉन्सेंट्रेशन, जो कर सकता है अटेम्प्ट करो, जो कर सकता है भाई बिंदास होकर अटेम्प्ट करो, क्योंकि इससे बेहतरीन अपने पास क्वेश्चन से बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हीं को अटेम्प्ट करना है, इन्हीं को अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में बैठ के। तो सर इसको अटेम्प्ट करके देखो, इस क्वेश्चन को देख लो अपने पास, इस क्वेश्चन को देख लो क्या आएगा। सर पीपीएम निकालना है किसका, मरकरी का, पीपीएम ऑफ मरकरी निकालना है एचजी का। जो लोग कर चुके बहुत अच्छी बात है, जो लोग मेरे साथ कर रहे वो अपने पास करते जाइए। सर ये ग्राम में है, ये 15 kg है, तो 15 kg नहीं लेंगे भाई साहब, यहीं पे आप मिस्टेक करते हो। सर यहाँ देख लो 10 की पावर 6, तो सर ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ये 10 की पावर, इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर 6 और 15 इंटू 10 की पावर 3। जो लोग फास्ट करते हैं कैलकुलेशन बहुत अच्छी बात है, ये 1/5 हो गया, 10 की पावर 3 चला गया, तो 10 की पावर ऊपर क्या बच जाएगा 6 - 3 डिवाइड बाई 5। सर 10 की पावर 3/5, 10 की पावर 3 इज नथिंग 1000/5, आंसर क्या आ जाएगा 200। बेटा मैंने बहुत ही स्लो स्टेप में किया है, एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों का मैथ्स कुछ हो सकता है वीक है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सीधा यहां से वहां चले जाइए। आप सीधा सीधा ये 3 जीरो से 3 पावर हटाइए और 1000/3 1000/1500 करके आंसर निकाल लीजिए। ये मैंने इसलिए किया, कुछ लोगों का मैथ्स बहुत ज़्यादा हो सकता है कि यार सर कैलकुलेशन देखते ही अपना मतलब थोड़ा सा डर लग जाता है, उसके लिए मैंने सॉल्व किया। एक एक स्टेप पकड़े कीजिए कि सर 1000 है तो उसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 से फिर 5 का काउंट कीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आप अगर 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जितना भी टाइम ले रहे, लेकिन आपको डर हटना है कि पीपीएम का भी क्वेश्चन होगा ना तो मैं विद इन सेकंड कर सकता हूं। आंसर क्या आएगा डी, पक्का। चलो खजाने का नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अरे सर ये सब क्या है, मोलालिटी पूछ रहे हो आप, मोलालिटी कैसे करूंगा मैं, कौन कौन कर लेगा भाई साहब, सेकंड क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। मोलालिटी इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दिस इन क्या होना चाहिए केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, इसका वैल्यू ग्राम में दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 500 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सर इसके लिए सर क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा मोलालिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, मोलालिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, पक्का। सर कितने लोगों का सही आ रहा है, सब के सब काउंट करता रहे, सब के सब काउंट करते रहेंगे, आज देखेंगे किसके कितने सही आते हैं खजाने में। सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, मोल फ्रैक्शन किसका दिया है ए गैस का, सर मोल फ्रैक्शन बी गैस का कितना होगा, मोल फ्रैक्शन बी गैस का कितना होगा। सर यहां से चीजें निकाल के देखो, जो लोग भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं भाई साहब आप अटेम्प्ट करके देख लो। सर 2 लोग हैं, 2 लोगों का मिक्सचर है, 2 लोगों का मिक्सचर है, ए है बी है, ए के कितना मोल फ्रैक्शन है, काई ऑफ ए कितना है 0.3। सर इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, काई ऑफ बी इज नथिंग 1 माइनस काई ए, 1 माइनस 0.3 कितना हो गया 0.7। सर इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गया सॉल्वेंट। सर ये इसका क्या हो गया कम है मोल, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट, पक्का। तो सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ गया। व्हाट इज मोलालिटी, अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो व्हाट इज मोलालिटी, सर काई 2 काई 1 इंटू 1000 मोलर मास ऑफ 1। यहाँ 2 और 1 नहीं है तो यहाँ 2 और 1 के बदले क्या लिख रहा हूं, सर आपको देख लो सॉल्यूट कौन सा है, काई ए अपॉन काई बी इंटू 1000 सर मोलर मास किसका लूंगा बी का, हो गया। क्यों, क्योंकि सर सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास देख लो, सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। काई की वैल्यू कितनी है सर 0.3, इसकी वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी कितना है सर 20 है, कितना कर लूंगा, ये 3 से 7 चला गया, ये 20 से कितना हो गया सर ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया 150/7, 150/7, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स 2, और ये कितना हो गया 221 पॉइंट। सर 21 पॉइंट के पास वाला जो आंसर है टिक कर दो, हो गया।
देख ले बेटा, तेरे से ही क्वेश्चंस होंगे, तेरे से ही क्वेश्चंस होंगे। हाँ, फॉर्मूले में अपने को दिक्कत आ जाए तो आपकी गलती है भाई साहब। क्वेश्चन सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो एग्जाम हॉल में, अब देख यहाँ कोई डेरिवेशन करेगा क्या? अगर तुझे लगता है जो बच्चा बोल रहा है डेरिवेशन, भाई तू यहाँ डेरिवेशन करेगा क्या? तेरे पास इतना डेरिवेशन करने का टाइम है तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर ले, यही बहुत है। एग्जाम हॉल में ये कैलकुलेशन कर ले, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है ये पहचान ले। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचाना कैसे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचाना कैसे? क्योंकि सर जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, सर मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है? बी का, तो सर ऑब्वियस है वो सॉल्वेंट है। जिसके मोल फ्रैक्शन या मोल्स कम होंगे वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। पक्का? सर देख लो, 3 क्वेश्चन हो गए खजाने के। चौथा क्वेश्चन देखो अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सर ये मिक्सिंग का क्वेश्चन। अरे सर आज क्या कर रहे हो, ये 2002 का क्वेश्चन आया हुआ है सर, मिक्सिंग का क्वेश्चन, ये सब कैसे सॉल्व करोगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर ये सब चीजें आज फॉर्मूला यूज करना सीखना है, न्यूमेरिकल्स का डर आज हटाएंगे। रीजन कि भैया बहुत हो गया रोना धोना, अब से कोई भी बच्चा अपने को ये नहीं बोलेगा कि सर क्वेश्चन से डर लगता है। बस तुमसे क्वेश्चन को डर लगना शुरू हो जाए, इस लेवल पे पहुंचा दो खुद को। सर ये क्या हो जाएगा? 3 + 2.5। सर कितना हो गया मोलारिटी ऑफ मिक्सचर? अगर सॉल्व करें तो ये 2.5 + 1.5 डिवाइड बाई 5.5 कितना हो गया? 4/5.5। 4/5.5, ये 0 ऊपर चला गया, ये 8 से 5 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स और 11 से 8/11 0.7773, 0.7 वाला आंसर दे दो, हो गया। क्वेश्चंस कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, सब कुछ कैलकुलेट करो, आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पक्का? तो सर क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं खजाने के अंदर। सर दिस इज व्हाट टेम्परेचर डिपेंड, 2017 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? बेटा देख ले, मैंने कल क्या बोला था, जहां वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, जहां मास है मोल्स है वो चेंज नहीं होते। जैसे मास और मोल्स चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरा अगर यहां मास अगर 80 kg है, मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो वहां टेम्परेचर कम है तो वहां कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मास मोल्स चेंज नहीं होते, क्या चेंज होता है? वॉल्यूम। सर इसमें से कौन सी चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करती है? मोलालिटी नहीं करती, मोल फ्रैक्शन नहीं करती, कौन करता है? मोलारिटी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा। खजाने के 5 क्वेश्चन हो गए, आधा रास्ता पार कर गए। अब देखते अगले 5 क्वेश्चन कौन फास्ट कर लेता है। अभी भी जिसको लगता है सर थोड़ा सा पीछे, भाई कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर, पीछे फटाफट कॉपी रिवाइज कर, क्योंकि अगला 5 क्वेश्चन तेरा है, तुझे ही करना है। ये बात जा तुझे ही करना है, सीधी सी बात है। मेरे छोटे भाई और बहनों प्लीज समझो, ये क्वेश्चंस ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, मैं इसलिए करा रहा हूं कि मैं चाहता हूं तेरे अंदर एक चीज आ जाए, क्वेश्चन का डर खत्म हो जाए। और ये डर एक दिन में नहीं खत्म होगा, ये 10-10, 5-5 क्वेश्चन करते रहेंगे ना, लास्ट में जाते जाते पता है अगर हम ऐसे करते रहे, अभी अगर 300 दिन भी कर लिया तो सोचना 10 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के हो जाएंगे। सोचना कितना शानदार हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, कितना अपना क्वेश्चन बैंक कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग आए कि सर क्वेश्चन लिखें या ना लिखें, मर्जी है। अगर आप पीडीएफ सेव कर सकते हो, पीडीएफ सेव करके भी क्वेश्चन लिख सकते हो, जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि नोट्स बनाने के चक्कर में लगे। नोट्स आप चैप्टर का बनाइए, क्वेश्चन लिखने के लिए आप पीडीएफ सेव करके स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो, जो भी जो तरीका है, ठीक है, उसके हिसाब से। चलो भाई खजाने का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सर ये क्या है, थोड़ा सा एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया है मॉड्यूल से ही हम लोगों ने, तो उसमें पिक्चर वो आ रखी है, ठीक है, आई थिंक सबको विजिबल है। सॉल्यूशन है 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन and 46 gram of toluene. The mole fraction of benzene is, सर क्वेश्चन नंबर 6 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा जा रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 6 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालूंगा? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल दूं, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो सर क्या होगा, इसका मास दिया हुआ है, कैलकुलेट करो मोलर मास, कैलकुलेट करो मोलर मास कितना आएगा 78। सर 0.1 हो गया। अब मोलर मास मैंने पहले दिन से बोला है कि मास नंबर याद रखिएगा। बेंजीन का कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं एक बार और बता देता हूं बेटा, लेकिन अब आगे से ये चीजें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कर लो। ये कितना हो जाएगा 78। सर नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन क्या गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन कितने हो गए? तो सर कितना हो जाएगा 46 ग्राम डिवाइडेड बाई टॉल्यूइन का मास कितना है C6H5CH3, कैलकुलेट करोगे 92 आ जाएगा और ये वैल्यू 1/2 0.5 मोल्स आ जाएगी।
सर दोनों के मोल्स आ गए, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालो। सर कितना होगा, अपने मोल्स, बेंजीन के अपने मोल्स कितने हैं 0.1, इसके मोल्स कितने हो गए 0.5। सर 0.1 अपॉन 0.6, एक डेसिमल से एक डेसिमल गया, आंसर क्या आ जाएगा 1/6। आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी क्या हो जाएगा 1/6। पक्का क्वेश्चंस देख, सीख, इनसे चीजों को सीखना है सर, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में मिल गया ना नीट में, तो भैया बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन एक्सेप्ट कौन से, पीडब्ल्यू वाले। पीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स ना टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको पता है सर डेंसिटी दी है, मोलारिटी दी है, मोलालिटी निकालना है, डेंसिटी दी है, मोलारिटी दी है, मोलालिटी निकालना है। जो लोग करना चाह रहे हैं भैया वीडियो पॉज करके कर लो। मोलालिटी की वैल्यू हमने कल ही पढ़ा था सर, अभी थोड़ी देर पहले ही रिवाइज किया था, 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये चीज कर लीजिए। सर देख लो अपने पास, सर ये 1000 टाइम्स सारी वैल्यूज दी हुई हैं। मोलारिटी की वैल्यू कितनी दी है 2.05 डिवाइडेड बाय 2.05 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स इनटू 1.02 माइनस मोलारिटी कितनी है 2.05 इनटू, सर किसका है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मोलर मास, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे 60 आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट करो। सर ये कितना हो गया 2050, ये कितना हो गया 1020, सर ये कितना हो जाएगा, ये 0 6 से 530 और 6 2 जा, तो ये कितना हो गया अपने पास 2 डेसिमल है, तो कितना हो गया 2050 अपॉन 1020 माइनस 123। सर सॉल्व करेंगे, ये 20 है, 1000 कितना हो जाएगा 123, तो ये हो गया 87, ठीक है ना। 1020 माइनस 123, 8883। अब देख लो अपने पास 800 का रेसिप्रोकल में कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। एक बार मैं मैच भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। 1020 माइनस 123, 8097, अच्छा ओके 8097 आ जाएगा। और इसको मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2050 और डिवाइडेड बाय 897, तो सर इसका अप्रॉक्सीमेशन 2.28 आ रहा है, तो सर 2.28। सर मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा कि आप कैलकुलेटर मत यूज़ करो, रीज़न कि मेरे पास ऑब्वियस है, मेरे साथ बहुत सारी कैलकुलेशन इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप जब कर रहे हो तो आप खुद से करो। और यहाँ राउंड ऑफ कर सकते थे, यहाँ 800 लिखा है मतलब 900 है, 900 का ट्वाइस ही होगा 1800, तो उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन करके आंसर दे सकते हो। राउंड ऑफ करके भी आंसर दिया जा सकता है पक्का। सर क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना अटेम्प्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते खजाने में है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अरे सर स्टेटमेंट बेस्ड, अरे भाई यही तो आया था इस साल, इसी टाइप के क्वेश्चन तो मिले थे हमें इस साल। सर अपने को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि नीट वाला कभी भी पूछा जा सकता है। सर नीट के लिए भी कहीं पूछा जा सकता है। सर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 1 मोलल का मतलब क्या होता है, 1 मोलल का मतलब क्या होता है कि सर 1 मोल ग्लूकोज का होगा, और 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है, फॉर्मूले से देख लो 180 ग्राम होता है। तो सर ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। 1 मोलल का मतलब सर 1 मोलल मतलब 1 मोल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 मोल मतलब 180 ग्राम है। मोलल का मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के 1 केजी में कितने मोल्स हैं, इसी को तो क्या बोलते थे, मोलालिटी बोलते थे। तो सर ये देख लो, किसने बोला सर सॉल्यूशन, अब देखो स्टेटमेंट 2 देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलल सॉल्यूशन। वेरी गुड, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब एक और 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो सर ये 3rd और 4th ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एग्जाम हॉल में। लेकिन सर 1st एंड 2nd में देखो कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो सर एक बात बताओ, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, नीचे वाला स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना सर। तो इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की शुरुआत आपकी क्लास में आज से हो गई। तो अब धीरे धीरे देखो, मेरी तरफ से बेटा जो बेस्ट हो सकता है ना, पीडब्ल्यू की तरफ से जो बेस्ट आपके लिए हो सकता है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन अब आपके साथ से भी, आपके साइड से भी चीजें आनी चाहिए। देख लो बेटा, आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो इस साल का अट्रैक्टिव चीज थी सब जगह, जो नीट के पेपर में, वो चीज आपके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी गई है। आप इसकी टेंशन ना लो। इवन कि अगला मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा।
आपको हमारी तरफ से जो मिलना है ना वो परफेक्ट मिलेगा, 100% एनर्जी के साथ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, घर पे इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। आपको एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करके सोचना है कि अबे यार ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ गया तो मैं कैसे करूंगा। पक्का सर 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब यही था। पक्का चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते खजाने में क्या बोल रहा। अरे यार ये सर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करूं। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई करिए कैसे कर सकते हैं, ट्राई करिए कैसे कर सकता हूं मैं। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, जो लोग कर सकते हैं भैया वीडियो पॉज करो और निकाल के देखो। सर इसका मतलब क्या है, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब होगा शायद W/V का। W/V का मीनिंग तो यही होता है ना सर। पक्का सर इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया। सर नंबर ऑफ मोल्स 15 ग्राम अपॉन उसका 98 ग्राम मोलर मास होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मुझे निकालना क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए होगा सर, मोलालिटी के लिए क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर है, एक सॉल्यूशन मतलब पानी ही होगा, मास ऑफ वाटर इन किस में kg, यही चाहिए मुझे। तो मुझे ये निकालना है, देखते हैं मास कैसे निकालूं सर, मास कैसे निकालूं। डेंसिटी दिया है किसका, सॉल्यूशन का। सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 1.1 ग्राम पर ml दिया गया है। सेंटीमीटर क्यूब को ही ml बोल देते हैं, cc बोल देते हैं, सेम चीज है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो सर एक काम करो, मास ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं क्या। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सर वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 1.1 110 ग्राम। वॉल्यूम कितना है अपने पास 110 ग्राम, सॉरी मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 110 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का मास 110 है, उसमें कितना सॉल्यूट है, उसमें कितना सॉल्यूट है 15 ग्राम, तो व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास कितना होगा सर 110 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, उसमें से 15 ग्राम ये है, तो सर 95 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास। और 95 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन को सीखना है। अगर बाई द वे आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इस क्वेश्चन को सीखो। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो इस क्वेश्चन को सीखो कि अच्छा सर ऐसे कर रहे, सॉल्यूशन वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी दी थी, सर ने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है। कल भी मैंने बोला है आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अरे पहली बार में अटेम्प्ट नहीं हो पाता भाई, पहली बार में आप पहली बार में आप सब चीज नहीं जीत सकते ना। आपको सीखना, और अगली बार ये क्वेश्चन अगर दिख जाए ना तो एकदम मौका मिलते चीर फाड़ दो इस क्वेश्चन को। अरे यार ये क्वेश्चन मैं विदिन सेकंड करूंगा। चल भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 15/98। सर नंबर ऑफ मोल्स पानी किस में आया केजी में 95/1000। सर आपको ही पता है अगर डिवाइड करने जाऊं, बेसिक मैथ्स लगाऊं, तो बेसिक मैथ्स में क्या बोला जाएगा, ये 15/98 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 95। सर दोनों को सही से देखो तो ये क्या हो गया, इसको भी 100 ले सकते हो, आसपास करके 100 ले लो, तो सर नीचे क्या हो गया 10,000, तो 15/10 1.5 के आसपास वैल्यूज देख लो। 1.5 से अपने पास वैल्यूज थोड़ी सी देख लो क्या आ रहा है, उसके हिसाब से रेसिप्रोकल करके निकालते रहो। कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जहां तक मैं अब कैलकुलेशन देखूं तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, अगर मैं ये करूं डिवाइडेड बाई 95 तो ये कितना हो जाएगा 1.6 के आसपास। ऐसे 1.5 से ज़्यादा ही बोल रहा था तो 1.6 ही अपना करेक्ट ऑप्शन था। पक्का। तो सर क्वेश्चन नंबर 9, सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है सर खजाने में। खजाना, कोई बोल रहा था सर आपके खजाना है कहाँ पे, भाई खजाना अपने पास मॉड्यूल से भी होंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस होंगे, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, प्लस अपने पास चीज़ें कुछ भाई अपने पास होती है। हर एक टीचर के पास कुछ कुछ खजाने, ब्रह्मास्त्र होगा ना यार अपने पास। मूवी आ रही है लेकिन हमारे पास भी है भाई साहब कुछ, ऐसे ही थोड़ा ना द्रोणा बैच में, ठीक है, सारी रामायण महाभारत यही देखने वाले हम लोग, ठीक है। चलो अब ना अपने पास सब कुछ सॉल्व हो चुका है। एक 10वां क्वेश्चन जो है मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर इसी साल नीट 2022 में आया है। मैं चाहता हूं अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लिए ना तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए और आपको ये फील आना चाहिए कि सर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन विदिन सेकंड 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में हो रहा है, समझ जाओ बेटा ऐसे ही लगे रहना है, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा यही से भाई, पक्का लिख के दे रहा हूं। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th, और क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने नीट 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th को आप पढ़िए, क्वेश्चन 10th को आप पढ़ लीजिए और मुझे अपने पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लीजिए। मुझे बताइए कितने लोग अपने पास, कितने लोगों का आंसर सही आ गया है। सर एक मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि सर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, सर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ
सॉल्यूट होगा। तो सर 1 मोल सॉल्यूट कितने में है? 1000 ग्राम में। तो किसी ने बोला सर 0.5, इसको आधा करेंगे, अगर 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, अगर इसका वैल्यू कम करेंगे तो सर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? सर इसको आधा किया तो इसका भी मास कितना आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा। इसका ही मास कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। अब कोई बोले नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, आंसर तो ऐसे आ गया 500 ग्राम, लेकिन कोई बोले नहीं सर मैं तो फॉर्मूला से करूंगा। कर ले भाई, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? W2 नंबर ऑफ मोल्स, N2 बाई ये पढ़ा था, N2 बाई सर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? केजी में। अब सर तुझे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में निकालना है तो क्या हो जाएगा? N2 बाई M हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5। मोलालिटी कितना है अपने पास? मोलालिटी कितनी है? 1। तो कितना हो गया? 0.5 केजी आ गया। अब केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो सर ये 0.5 किलो कितना होता है? 500 ग्राम। तो ये ऐसे भी निकाल सकता है, लेकिन मैं इतना क्यों करने जाऊं मैं एग्जाम हॉल में? मेरा सीधा सीधा दिख तो रहा है कि 1000 ग्राम में कितना है? 1 मोल। अगर 1 मोल ना लेके कितना पूछ रहा है? आधा मोल। तो आधा मोल मतलब आधा मास हो गया, सीधा सीधा। ये क्वेश्चन है नीट 2022 का। नीट 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर इसको तुम चाहो तो विद इन सेकंड भी कर सकते थे। सोचो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो विद इन सेकंड करके बाहर आया होगा और उसको कितना जब एग्जाम हॉल में होता है ना, एक क्वेश्चन होता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं होता है ना तो कॉन्फिडेंस कम होता है। एग्जाम हॉल के अंदर का सिनारियो बता रहा हूँ, ये चीजें ना तुम्हें जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब सीखने को मिलेंगी, पक्का। तो सर आज खजाने के 10 क्वेश्चन, और आज मुझे कमेंट में चाहिए किसके 10 में से 7 सही है, 5 सही है, 4 सही है, 2 सही है, 1 भी सही नहीं है, 10 में 10 सही है, ऐसा कमेंट चाहिए। सर इतने टाइम में मैं कर रहा था, हर एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इतने में किया था। नीट 2022 का क्वेश्चन सर, नीट 2023 आपका है, नीट 2022 का क्वेश्चन कितने विद इन सेकंड सॉल्व कर लिया? मिनट नहीं, विद इन सेकंड कितने लोगों ने सॉल्व किया? ये भी कमेंट करके एक अच्छा सा कमेंट आप बताओगे। आज खजाने क्वेश्चन का इतना है, पक्का। चलो अब मेरे पास खजाना हो चुका है। मेरे पास लास्ट क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर ली थी और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में आ गए थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में आ गए थे। और वहां पे हमने ये देखा था कि यार सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं तो सर फैक्टर जो है पहला किस पे डिपेंड करेगा? सर टाइप ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा किस टाइप का नेचर है। अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब कितने लोग थे सर आप केमिकल बॉन्डिंग का पोलर नॉन पोलर बता दो हमें। एक भाई वही बात है, थोड़ा सा आप चीज़ों को कुछ होमवर्क आप भी करो। मतलब ठीक है अगर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सर एकदम नील बट्टे सन्नाटा खड़े हो जाएं। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है, आप थोड़ा सा जाके पीछे देखो, इसी बहाने आपका केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। सीखो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या था, पोलर नेचर क्या होता है, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0। पोलर नेचर उसको जैसे CO2 होता है, आप जाके वहाँ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि CO2 नॉन पोलर होता है। क्यों? क्योंकि सर इसके और इसके बीच का डाइपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा, पक्का। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गए थे। अब दूसरा कंडीशन बताता हूं, दूसरा फैक्टर्स हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हम लोग कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सर सॉल्युबिलिटी ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कर रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड कर रहे थे। और इसमें हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा? दूसरा फैक्टर आएगा टेम्परेचर का, दूसरा फैक्टर आएगा टेम्परेचर का। सर थोड़ा ध्यान से सुनना, टेम्परेचर का रूल, टेम्परेचर का रूल क्या होता है? दूसरा फैक्टर क्या बोलता है? टेम्परेचर का रूल। टेम्परेचर कौन सी चीज़ है भाई साहब? टेम्परेचर का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है। एक सिंपल सी पहले कहानी सुन लो। चाय बनाते हो, चाय बनाते टाइम एक सिंपल सा, चाय बनाते टाइम या मूवीज में देखा होगा या कभी खुद भी ट्राई किया होगा या घर में देखा होगा, चाय बनाते टाइम ना शुगर ऐड करने के 2 तरीके हैं, चीनी डालने के 2 तरीके हैं। उसमें चीनी अगर ऐड करना है तो 2 तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ कि अगर चाय गर्म है उस टाइम चीनी ऐड कर दो, उस टाइम अगर शुगर ऐड करोगे जब चाय हाई टेम्परेचर पे जब जल रहा है, वो चाय अपने पास बनाया जा रहा है, उस हाई टेम्परेचर पे अगर शुगर ऐड करते हो ना, देखोगे स्वीटनेस जो होगी, जो मिठास होगी ना चाय की, सारे घर वालों को एक ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने सेम अमाउंट ऑफ शुगर, आपने 2 चम्मच 4 चम्मच जो भी डिसॉल्व किया है, सेम अमाउंट ऑफ शुगर ऐड किया है हाई टेम्परेचर पे, वो फटाफट डिसॉल्व हो जाएगा और वो क्या करेगा? सारे घर को सेम स्वीटनेस मिलने वाली है, सेम मिठास मिलने वाली है चाय की।
क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर आपने हाई रखा था। लेकिन आप चाय को, उसी चाय को मूवीज में दिखाते हैं ना कि सर एक उसमें चाय लेके आते हैं, बोलते हैं कितनी चम्मच चीनी डालनी है, तो तुम बोलोगे 1 चम्मच 2 चम्मच, तो तुम चाहे उस तरह से भी चीनी ऐड करो, उस तरह से चीनी ऐड करो, तुम्हें दिख जाएगा। उस तरह से चीनी ऐड करोगे तुम्हें दिख जाएगा कि भाई साहब चाहे जितना स्टीयर कर लो, चाहे जितना उसको घुमा लो ऐसे ऐसे करके, जितना डिजोल्व करने की कोशिश कर लो, कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। कभी भी उतने अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं डिजॉल्व नहीं, उतने अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा। तुम्हारा चाय अलग मीठा होगा, पापा का चाय अलग मीठा होगा, घर वालों का चाय अलग अलग तरीके से, सबकी स्वीटनेस ना फ्लक्चुएट कर जाएगी। ऐसा क्या हो रहा है सर? हाई टेम्परेचर पे डाल रहे हैं तो सर सेम जा रहा है। इवन देखा होगा चाय पीते में एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मेरे साथ बहुत होती है कि चाय में जितनी बार स्टीयर कर लो सर, ऊपर चाय फीकी लगती है, नीचे आते हैं जब चाय पीने का मन करता है तो पता चला चाय खत्म हो गई, नीचे क्या है, सारा सारा शुगर पड़ा हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोग साथ, दूध में ऐसा हुआ होगा कि दूध गर्म है तो उसमें डिजॉल्व करो जल्दी हो जाएगा, और ठंडे दूध में करोगे नहीं होगा। रीजन की सर स्वीटनेस अपने से फ्लक्चुएट कर रही है। क्या होता है इसका मतलब? सर ध्यान से सुनना, चाय बनाने वाला प्रोसेस क्या है? अब देख, ये तो होगी घर की कहानी, अब इसमें साइंस लगाते हैं। चाय बनाते टाइम क्या करते हो तुम? हीट देते हो या हीट लेते हो? चाय बनाते टाइम हीट देते हो ना, गैस में हीट क्या दे रहे हो तो उसको, तो वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। याद ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। जिसमें क्या करते हैं? हीट देते हैं। जिसमें जिस रिएक्शन में आप हीट देते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो याद रखना टेम्परेचर साथ कैसे फ्लक्चुएट करेगा। 1 मिनट, मैं एक कंडीशन समझाता हूं और उसके ऊपर तुम अपने पास सॉलिड सॉल्यूट है, तुम्हारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और सर लिक्विड सॉल्वेंट है, और इससे मैंने क्या बनाया? सॉल्यूशन। सर अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है मतलब उसमें हीट कहाँ होगा? हीट इधर होगा। सर वो प्रोसेस में हीट कहाँ होगा? इधर होगा। तो सर एक सिंपल सी चीज याद रखना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब सर हीट बढ़ाओगे, और हीट बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इस रिएक्शन में, सॉलिड इन लिक्विड इस चीज में बढ़ेगी। कैसे? अभी चाय का एग्जांपल लिया था, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट ज्यादा हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व करोगे, सेम अमाउंट ऑफ शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सर यहां मैं बोल सकता हूं कि सर एंडोथर्मिक प्रोसेस में, एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो सर इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी, एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी। पक्का, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आपको चाय जल्दी बनाना है, जल्दी डिसॉल्व करना चाहते हो, जल्दी जल्दी चाय बनाना चाहते हो, आप क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ा दो, जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो सर याद रखो। अच्छा अब एक बात बताओ सर, एक सिंपल चीज, अच्छा मैंने कोई भी अभी जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैंने 11th का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। इसको एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसको एक कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। मैं उसको भी बाद में समझाऊंगा, पहले बेसिक लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, बहुत छोटे से लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि है क्या चीज। मैंने क्या बोला? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ेगा। और सर आपने चाय बनाते टाइम देखा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो सर ये एग्जाम्पल घर से एग्जाम्पल से याद रहेगा पक्का। तो चाय बनाते टाइम जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हो वही अपने पास यहाँ पे हमने साइंस की लैंग्वेज में लिख दिया है। अब किसी ने बोला सर एक्सोथर्मिक में क्या होगा? अरे भाई साहब एक्सोथर्मिक में क्या होगा? तो एक्सोथर्मिक में कुछ नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि सर सेम रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि सर आप क्या करते हो? आप ना एनर्जी रिलीज करते हो। अब सर उसकी रिएक्शन देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इसकी रिएक्शन क्या लिख रहा हूं, इसकी रिएक्शन में क्या लिख रहा हूं, थोड़ा देखना अपने पास। ये रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी क्या हो रहा है? आप लूज कर रहे हो। हीट देखो किस साइड है, उसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, उसमें हीट क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। सर एंडोथर्मिक अगर आपको याद है तो एक्सोथर्मिक में जस्ट अपोजिट चलना है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? सर एक्सोथर्मिक में सर अगर मैं बात करूं तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा। क्योंकि सर मैं एग्जाम हॉल में ना देख अपने पास मैं कभी भी नहीं बोलूंगा दोनों को याद कर, क्योंकि दोनों याद करेगा एग्जाम हॉल में होगा तगड़ा वाला कंफ्यूजन। बेटर है चाय का एग्जांपल याद रखो। चाय वाला प्रोसेस क्या था? एंडो। वहां पर सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर दी? टेम्परेचर पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसमें? एक्सो में। एंडो याद है तो एक्सो अपने आप याद हो जाएगा। केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट तरीका
अगर आपको एक चीज आती है, जैसे अगर कोई भी एग्जांपल लो कि अगर सर एसिडिक बफर आता है तो बेसिक बफर का अपने आप ही याद हो जाएगा। अगर आप कोई भी एग्जांपल लोगे तो उसमें अपोजिट देख लो कि सर एंडो में अगर ये हो रहा है तो एक्सो में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना एंडो और एक्सो दोनों साथ साथ चलेंगे, ऑब्वियस इसमें हीट किधर है, लेफ्ट साइड, इसमें हीट किधर, राइट साइड। तो सर इस तरह से याद रखो। मैं चाय के एग्जाम्पल से, अगर आपको चाय के एग्जाम्पल से याद रहेगा बेस्ट तरीका, घर में देखोगे ना जल्दी डिजोल्व करना है तो आप जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जल्दी जल्दी खाना पक जाएगा। तो देखा होगा मम्मी लोग, हाँ भाई एक काम करो जल्दी जल्दी वो करना है, सब्जी पकानी है, एक काम करो टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा सा, हाँ जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। एंडोथर्मिक हो गया तो एक्सोस का अपोजिट चलेगा। अब किसने बोला सर ये तो आपने मतलब कॉमन आदमी की टर्म्स में समझा दिया, थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म्स से थोड़ा डरा के समझाते आप। तो डरा के समझने वाला एक टर्म होता है, वो क्या होता है, तो सर इट इज बेस्ड ऑन ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। सर ये चीज अपने को कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है, देख भाई ये चीज मिलती है केमिकल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अभी मैं इसलिए करा रहा हूं, जिन लोगों का अच्छा है, देख भाई तेरा क्वेश्चन अभी भी होगा, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिनका इक्विलिब्रियम अच्छा होगा वो लोग एक टाइप से रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने इक्विलिब्रियम में ये चीज भूल गए होंगे तो मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो। ली-चैटलियर्स एक ऐसा आदमी था, उसने बोला जिंदगी में जो तुम करोगे, अगर तुम पढ़ाई करोगे तुम्हारे नंबर कम करवा दूंगा मैं, जो काम तुम करोगे उसका अपोजिट काम करूंगा मैं। रिएक्शन उधर मूव करेगी, जो भी आप कॉज करोगे ना, मान लो आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगा। रिएक्शन उधर मूव करती है जिधर सर उसका क्या हो जाए, जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल अगर आपको नहीं याद आ रहा तो छोड़ देना, आपका क्वेश्चन यहां पे भी सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों को ली-चैटलियर्स याद है, हल्का हल्का याद आ रहा हूं, मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। उसने क्या बोला था कि सर ली-चैटलियर्स ने बोला था कि अगर आप कोई चीज ज्यादा करोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना, आपका काम हो जाएगा। आपका रिएक्शन उधर मूव करता है। जैसे मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब हीट बढ़ा दो। हीट अगर ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो किधर जाएगा, रिएक्शन किधर मूव करेगी, उसको कम करने के लिए किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन किधर जाएगी, सॉल्यूशन बनाने में। तो रिएक्शन में क्या होगा, डिसॉल्व, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ली-चैटलियर्स जस्ट अपोजिट काम करता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट बढ़ेगा, और हीट क्या करेंगे आप, कम करेंगे, कैसे, उस डायरेक्शन में जाके। तो ली-चैटलियर्स ऐसे काम करता है। सर आप ली-चैटलियर्स को यहां लगा दीजिए। अगर आपने यहां टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ गया प्रोडक्ट साइड में, तो किधर मूव करेगा, रिएक्टेंट साइड, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, बनेगा ही नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल आप बस नाम जान जाओ, क्योंकि इक्विलिब्रियम आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में जानते हो, जिन लोगों को याद है उनके लिए बस रिवाइज करा दिया। अदरवाइज हमें उतना ज़्यादा 11th की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम सिंपल सा जान गए कि हमारे घर में जो चाय बनती है वो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। उसमें जितना हीट देंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पक्का कल यही तो पढ़ा था। जो चाशनी बनाने वाला था वो क्या कर रहा था, वो यही तो कर रहा था। अरे सॉल्युबल क्या डिजोल्व कर रहा था, शुगर डिजोल्व कर रहा था, सॉलिड डिजोल्व कर रहा था लिक्विड में। उस प्रोसेस को क्या किया था उसने, टेम्परेचर बढ़ाता गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई कि नहीं बढ़ती गई, चाशनी बना दी थी ना उसने। पक्का। तो सर ये चीजें देख लो अपने पास, श्योर हो। तो पहला फैक्टर क्या था अपने पास, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है सर, डायरेक्ट, एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सो में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पक्का हो जाएगा सर। अब देखो किसने बोला सर टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तीसरा फैक्टर होता है उनकी बॉन्डिंग। तीसरा फैक्टर होता है बॉन्डिंग। अगर सर बॉन्डिंग हो गई, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बॉन्डिंग मतलब एक टाइम जानना है, एक बॉन्ड भी बनता है जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। बॉन्डिंग या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई तो जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि सर सॉल्युबिलिटी ऑफ KI है, KI इन वाटर, पता है KI को वाटर के साथ सॉल्युबल करना है। अब इसका मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूं, देखो क्या स्टेटमेंट होता है। मैं ऐसे लिख देता हूं कि सर सॉल्युबिलिटी ऑफ KI, सर KI ऐसे, सॉल्युबिलिटी ऑफ KI इन वाटर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग I2 डाल दोगे तो उससे इनका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। कैसे भाई, कैसे बढ़ गया? अरे कुछ नहीं, क्या करेगा KI सर I2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा KI3,
और इसके चक्कर में सर जैसे ही बॉन्डिंग होगी इसकी ऑब्वियसली आयनिक फॉर्म में आएगा K+I3- और वो क्या करेगा, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो बॉन्डिंग अगर कुछ चेंज हुई, बॉन्डिंग से भी आपका सॉल्बिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉन्डिंग हो रही है मतलब आपकी सॉल्बिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखना, जैसे मैंने क्या बोला हमेशा, आप ये देखो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। जैसे अपने पास कोई भी फैक्टर है, जैसे अब सिंपल सी बात बताओ, चीनी और सही और पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होता है ना, पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होते। लेकिन देखा होगा मम्मी लोगों को घर में जब सब्जी बनती है तो तेल के अंदर पानी डालते हैं ना, अनटिल तेल बहुत ज़्यादा ना हो जाए आपको दिखता तक नहीं है। जो नॉर्मल सब्जी होती है उसमें तेल दिखता थोड़ी ना, वो तो मिक्स हो चुका होता है, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो चुका होता है, अपना काम कर चुका होता है। तो सिमिलर चीज़ें हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा, बॉन्डिंग हो गई तो फर्क पड़ेगा, या किसी ने कॉम्प्लेक्स बना लिया। जैसे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन खूब डिजोल्व करता है, रीजन की कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन खूब डिजोल्व हो सकता है, पक्का। तो सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से भी सॉल्बिलिटी क्या होती है, चेंज होती है। एंड द फोर्थ वन, अगर आप प्रेशर के बारे में बात करोगे, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर किसने बोला कि सर प्रेशर के बारे में बात करें, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसके केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड इन लिक्विड के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टोटल चार फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, बॉन्डिंग या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड फोर्थ वन प्रेशर, पक्का। ली चैटलियस प्रिंसिपल जिन लोगों को नहीं याद आ रहा भाई, इस पे लोड मत लेना कि अरे मुझे फिर से 11th नहीं आता, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मतलब कम से कम अभी तक मैं 50-100 लोगों को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप इन सब पे रिप्लाई कर चुका हूँ कि भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 11th का छोड़ 12th पे फोकस कर। अब टाइम नहीं है, पहले 12th कंप्लीट करो, क्योंकि सर 12th का बोर्ड देने के बाद ना आपके पास टाइम मिलेगा 11th रिवाइज करने के लिए, और हम लोग भी मिलेंगे आपको। लेकिन अभी 12th वाला सिलेबस खत्म करना जरूरी है, क्योंकि उससे स्कूल के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, उससे स्कूल के एग्जाम बोर्ड्स में आपको हेल्प मिलेगी, प्लस नीट का एक पूरा पार्ट, एक साल का पूरा पार्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ साथ में 11th तो रिवाइज हो ही रहा है ना सर, आपका 11th तो रिवाइज कराया ही जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में तो कराया ही जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको 11th ही तो था, करा दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई, पक्का। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है कि सर इसके बाद मतलब आपके क्लास के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। यस, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। श्योर है, पक्का। चलो, अब मेरे पास सॉल्बिलिटी हो गई किसकी, सॉलिड इन लिक्विड की, वो कहानी देख ली। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आते हैं, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं। सर गैस को लिक्विड में पकड़ के डालना है। एक बात बताओ, गैस कैसा इंसान होता है, गैस ऐसा इंसान होता है, उसके एक बंदे, जैसे गैस कौन सा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस कौन से लोग होते हैं, सॉलिड वाला आदमी कौन होता है कि सर जो सॉलिड वाला बच्चा कौन होता है कि सॉलिड मतलब कि सर उसका ना टाइम फिक्स होता है, पढ़ने का टाइम फिक्स होगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा। सॉलिड मतलब उसकी पोजीशन फिक्स होती है, उसको पता है कि मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी है, मुझे इतनी देर वीडियोस देखनी है, मुझे ये करना है, ये करना है। सॉलिड मतलब अपने टाइम टेबल में बहुत स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। मतलब सॉलिड स्टेट वो है जिसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, वो क्लोजली पैक्ड है, वो इधर उधर मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वाइब्रेट करता है अपनी थोड़ा सा बहुत। हाँ ठीक है, दोस्ती दिखा दी थोड़ी बहुत बस। लिक्विड क्या होता है, जैसे लिक्विड मोस्टली हम लोग लिक्विड वाले होते हैं, 2 दिन पढ़ाई करते हैं 2 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन पढ़ाई करते हैं 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर उससे क्या होता है, बीच के रह जाते हैं, एवरेज मार्क्स आ जाते हैं हमारे। सर सॉलिड वाले का अच्छा, सॉलिड बंदा मतलब कि अरे भाई साफ एकदम टाइम टेबल फॉलो, लेक्चर्स का वो सब कुछ फॉलो कर रहा है। लिक्विड मतलब 2 दिन जोश जोश में, कुछ लोग होते हैं 2 दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे, लिक्विड पढ़ रहे। और गैस वाला बंदा वो सबसे मस्त इंसान होता है, उसके 5 नंबर भी आते हैं तो उड़ा होता है, 5 आ गए भाई, अरे पता नहीं कैसे 5 आ गए, मैं तो उतना भी लिख के नहीं आया, टीचर पागल है यार, अपने को 5 नंबर दे दिया। तो वैसे लोग क्या होते हैं, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है ना। 3 टाइप के आपके दोस्त होते हैं या 3 टाइप के आप होते हो, आप खुद को एनालाइज करना, बताना आप कौन से हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। गैस वाले हो तो भाई अपने आप को कंट्रोल करो, चीज़ें लेके आओ। तो होता है ना कि उनके बीच में बोलते हैं ना कि सर सॉलिड का मतलब उसके कॉपी और मतलब उसके बुक्स के बीच में, उसकी पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा। लिक्विड मतलब थोड़ा होगा कि सर हाँ कभी पढ़ रहे हैं, कभी टेबल पे जाके बैठ रहे हैं, कभी बिछावन पे, ऐसा होता है ना कि बेड पे लेट के सो गए उसी पे, तो लिक्विड वो होगा। गैस जिसका किताब भी पता नहीं होगा उसको, अच्छा मेरे पास ये किताब भी है क्या, अच्छा ओके, अरे अच्छा ये वाला सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास, मैंने तो देखा ही नहीं, तो वो कौन सा है, गैस है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा रैंडम कौन होता है, सबसे ज्यादा रैंडम कौन होता है, गैस, ठीक है। रैंडम कौन होता है, गैस। अब गैस वाला आदमी कौन है, जो दिन भर घूम रहा है, दिन भर इधर से उधर जा रहा है,
अब तुम उसको उठा के लेके आओ, बोलो कि भाई साहब यहाँ बैठिए और ये जो सर हैं ये 1.5 घंटे शाम को टॉर्चर करते हैं, यूट्यूब पे बैठ जाइए। अब यूट्यूब पे उसका ऑप्शन है, गैस का मतलब क्या हुआ, यूट्यूब पे ऑप्शन है शाहरुख खान को देखने का। अब वो तुम मेरी शक्ल देख रहा है, सोच रहा है अभी क्या लैंग्वेज चल रही है यार, शाहरुख खान को देखो कितना मार धाड़ कर रहा है, सनी देओल को देखो कितना एक बार ऐसे मार रहा है दीवार टूट रही है, और यहाँ देखो यार ये टीचर पता नहीं क्या ही चल रहा है इसके दिमाग में, ये चाय बनवा रहा है हमसे, ठीक है। तो सर गैस क्या है, बहुत रैंडम इंसान है। गैस को तुम क्या बोल रहे हो, भाई इधर आओ थोड़ा सा पास आओ, और तुम्हें क्या करना है, बैठ के पढ़ना है। ऑब्वियस है ना, गैस तुम्हें लग रहा है, तुम अपने सबसे छोटे भाई या कोई देखते होगा जो भाई होगा या रिलेटिव्स में कोई होगा, उसको तुम बोलो पढ़ने के लिए, वो तुम्हें ना दुश्मन बना लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुमसे बात करना, तुम्हारे बारे में बात करना भी नहीं चाहे, घर वाले बोलेंगे बेटा उससे मिल के आओ, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसे ही उससे मिलने का फायदा नहीं, क्योंकि वो गैस है। गैस का मतलब उसकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन, अपने पास पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन कम है, तो जल्दी नहीं लेके आएगा अपने पार्टिकल्स को। तो सर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक तो एग्जाम में भी आएगा, दूसरा सर हमारे लिए समझना भी, अपनी रियल लाइफ की कहानी चलती है भाई साहब। ये सब देख लो, केमिस्ट्री जो होती है ना, ऐसे थोड़े ना हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये ना आपकी जिंदगी की सच्चाई बना देता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ये देखो गैस क्या है, रैंडम इंसान, गैस को पकड़ के लिक्विड में चाह रहे हो डिजोल्व करना, तुम्हें लग रहा है क्या आएगा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा जो रिलेटिव है तुम्हारे पास आ जाएगा, भाई साहब मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए, थोड़ा मैं पढ़ना चाहता हूँ। अबे उसको फुर्सत ही नहीं है, खेलने से बर्बाद होने से फुर्सत ही नहीं हो, कहाँ आएगा। वही हालत यहाँ पे है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, या क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होगा, गैस सॉल्यूट है, तुम खुद से सोच के बताना। अब मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर ना खुद से लॉजिक लगाना, रटना मत। ये देखो गैस सॉल्यूट है, यहाँ पे गैस सॉल्यूट है, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और सर इसमें क्या हो रहा होगा, सर यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा तुम खुद बताओ, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है क्या, अपने आप हो सकता है क्या, गैस आए अब लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, अपने आप होगा क्या, अरे जल्दी स्पॉन्टेनियस होगा क्या, नहीं होगा सर। क्यों, अरे एक बात बताओ, कौन आदमी है, मतलब तुम कभी, तुम्हें कोई मौका दे दे, तुम बचपन में, अभी तो चलो हो सकता है भाई थोड़ा सीरियसनेस आई हो, पढ़ाई करने लगे हो, अगर तुम्हें ही पता है 9-10 तक क्या, जब लॉकडाउन था तुम पढ़ते थे क्या, तुम्हें रियलिटी पता है, 10th पास हो गए हम लोग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर, पढ़ाई तो हमने पूरी करी थी, बस वो एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसी हालत यहाँ पे सर, गैस सॉल्यूट है, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉल्यूशन में, पक्का। तो सर ये गैस वाले बंदे को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। अब जैसे घर वाले क्या करेंगे, उसको प्रेशर देना शुरू करेंगे कि बेटा ज़्यादा घूम रहे हो, चलो तुम्हारे यहाँ शादी करा देते हैं। अब बेचारा डर जाएगा, अबे यार यहाँ अपनी ज़िंदगी संभल नहीं रही, या फिर बोलेंगे, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के घर वाले ऐसे देना शुरू करते हैं, यार ठीक है ऐसे भी एक बच्चा ठीक है डॉक्टर बन जाएगा, एक बेटा किसान बन जाएगा, सारे बच्चे थोड़ी ना अपने पास पढ़ाई वढ़ाई करते। अब तुम सोच रहे हो अबे यार धूप में काम करना पड़ेगा, किसान बनना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं किसान होना ख़राब चीज़ है भाई, ये कोई बुरा मत मानना, मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को, जो सोचो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, अब वो फेल हो गए क्या करना शुरू कर दे, तो ये चीज़ें मतलब आपको घर वाले अलग अलग तरीके से प्रेशर देना शुरू कर देते। लड़कियों के केस में हाँ बेटा ठीक है शादी कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रेशर देना शुरू कर दें, तो आदमी क्या होता है कि चल यार कर ही लेते हैं, ठीक है ना, चलो इस बंदे की शक्ल देख ही लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई वो कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। तो बेचारा गैस किस कंडीशन में आएगा लिक्विड में, जब उसके ऊपर क्या किया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा, जब उसको क्या किया, धमकाया जाएगा, तो प्रेशर का रोल होगा इसकी लाइफ में, पक्का, ये अपने आप तो नहीं आने वाला। अच्छा दूसरी बात, सर गैस ना अब लिक्विड के साथ आएगा, एक बात बताओ, मैं तुम मेरे पास आ गए, सर पढ़ा दो, अब चलो मैं ठीक है, मैं बर्बाद था, अब कोई बात नहीं आप पढ़ा दो, तो सर हमारे और तुम्हारे बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, हमारे और तुम्हारे बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और जब भी केमिस्ट्री में जब बॉन्ड बनता है ना, तो स्टेबिलिटी आती है, याद रखना, बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, आती है। हम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि स्टेबिलिटी गेन करे, और स्टेबिलिटी जब गेन करते हैं ना केमिस्ट्री में, तो आदमी ना एनर्जी रिलीज कर देता है, उसको लगता है कि भाई अपना ही काम करो, जितना कम एनर्जी होगी केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, जितनी कम एनर्जी है उतना ज़्यादा स्टेबल है बंदा। तो सर यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस क्या हो जाता है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड अपने पास, गैस अपनी ना एनर्जी रिलीज कर देता है, बोलता है भाई जा यार कोई बात नहीं, सर के पास आ गया, अब समर्पण कर दिया, अब सर मुझे सॉल्यूशन बनाना है, अब अपना सीट कंफर्म चाहिए। गैस जैसा आदमी भी अपने को चाहे तो वो भी सॉल्यूशन बना सकता है, बस उसको करना क्या है, तो सर सामने वाले से बॉन्ड बनाना है या एनर्जी रिलीज करनी है। प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ समझ जाओ। अब यहाँ देखो इसको ध्यान से, सर अब लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है सारे गैस चले आएंगे, सारे गैस चले आएंगे कि हाँ सर आता हूँ मैं आपके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, नहीं आएंगे ना। तुम अपने दोस्त को, अभी बहुत सारे लोग होंगे अपने दोस्त को बोल रहे होंगे भाई यहाँ ना बैच शुरू है चल पढ़ लेते हैं, वो अरे नहीं यार फ्री वाले में को नहीं पढ़ाते अच्छे टीचर्स यार, ये वो
क्योंकि ऑब्वियस है ना भाई, उसको नहीं आना है तो तेरे साथ तेरे कहने पे भी नहीं आएगा, लेकिन भाई जब तेरा रिजल्ट हो जाएगा ना तब बोलेगा भाई यार मुझे सर का नंबर दिला दे यार, मैं ना बात कर लेता हूँ, मैं इस साल कर लूंगा, इस साल कर लूंगा। दोनों में डिफरेंस है। गैस सारे गैसेस नहीं करेंगे, सारे गैसेस सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, सारे गैसेस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, सारे गैसेस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। सर पता है कौन सा गैस सॉल्यूशन बनाएगा? अगर मैं यहां बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सर अगर मैं इस सॉल्यूशन में देखूं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ, अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करूं तो सर सारे गैस नहीं बनाते, सारे गैस नहीं लिक्विड में डिसॉल्व होते। सर पता है सबसे पहले कौन सा गैस डिसॉल्व होगा? जिसके अंदर की आत्मा बोलेगी कि हाँ सर एक काम करता हूं, अंदर की आत्मा बोल रही होगी सर एक काम करता हूं, मुझे भी ना थोड़ा आबाद होना है। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है कि सर कौन सा गैस है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। सबसे मेजर फैक्टर गैस कौन सा है, गैस कौन सा है, तो किस गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब गैस कैसा होना चाहिए? तो सर एक गैस ऐसा होना चाहिए जैसे NH3 गैस है, तो NH3 गैस जैसे ही पानी में डालता है ये बॉन्ड बना लेता है NH4+ OH-। तो सर ये अच्छी बात है, पानी में डिसॉल्व हो गया खूब अच्छे से। सोचो गैस है लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सर HCl है, HCl गैस है, सर पानी में गया अच्छे से डिसॉल्व हो गया, सर ये तो बहुत सुंदर सी बात है। ये क्या बना गया? H3O+ बना गया, और ये क्या बना गया? Cl-। तो सर ये कौन सी गैसेज हैं? नेचर ऑफ गैस मतलब जो कौन सी गैस जल्दी बनाएगा? सर गैस, इफ गैस फॉर्म्स बॉन्ड विथ लिक्विड, तो सर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि गैस ने बॉन्ड बना लिया। तो अच्छी बात है, तुम नहीं पढ़ने वाले थे लेकिन तुम आए, तुमने बोला कि नहीं सर मैं गैस हूं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करता था। अब आए और आके सीधा टॉपर से दोस्ती कर ली, अब टॉपर के साथ अपना होता है ना कम्युनिकेशन अच्छा किया, बॉन्डिंग अच्छी करी, पता चला तुम्हारा भी लेवल बढ़ता चला गया, तुम आराम से डिसॉल्व हो गए, पता भी नहीं चला। लो बैच का बच्चा आके टॉप कैटेगरी के बैच में बैठ के आके आराम से डिसॉल्व हो गया, पता भी नहीं चल रहा, 2 महीने पता चल रहा अच्छा ये तू पीछे से आया था, इतना अच्छा बॉन्ड बना लिया तूने इतने अच्छे मार्क्स बना लिए। तो ये अपनी हालत होती है। इसका मतलब क्या है? जो लोग गैस है ना भाई, सुन ले, तेरे लिए बता रहा हूं, गैस कभी भी अपने को चाहेगा तो वो सारे काम कर सकता है जो सॉलिड और जो लिक्विड कर रहे थे। तो इसीलिए अगर तुम हो भी उस कंडीशन में ना तो आ जाओ, तुम्हारा इंतजार चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो नेचर ऑफ गैस क्या होगा कि अगर आपने गैस ने बॉन्ड बना लिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, किसी ने बोला सर एक बात बताओ, अब यहाँ पे देखना आपने उस कंडीशन, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबने कोल्ड ड्रिंक पी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं जिसको हम लोग, सबने पिया है। सर उसमें ना हमेशा नाम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। CO2 गैस हम लोग जनरली डिसॉल्व करते हैं। CO2 गैस हमारे जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पीते हो उसमें सर CO2 गैस डिसॉल्व होती है। ऐसा क्यों? CO2 गैस ही क्यों डिसॉल्व होती है? ऑक्सीजन डिसॉल्व कर देते, नाइट्रोजन डिसॉल्व कर देते, कोई और गैस डिसॉल्व कर देते। आप देखोगे जो बीका जी या जो भी हल्दीराम्स का पैकेट था भुजिया उजिया का, उसमें देखोगे ऊपर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। उससे क्या होता है? उसकी लाइफ बढ़ जाती है, मतलब जो भुजिया है, नमकीन, उसकी लाइफ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो सर वही कोल्ड ड्रिंक में डाल देते हैं नाइट्रोजन गैस। ये CO2 गैस क्यों डालते हैं? ये CO2 गैस ही क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन गैस को क्यों नहीं डाल देते? CO2 गैस तो सर पॉल्यूशन भी फैलाता है, तो नाइट्रोजन गैस क्यों नहीं डाल देते? सर पता है इसका रीजन क्या है? नेचर ऑफ गैस में एक और पॉइंट होता है कि सर जिस गैस का अगर मैं बात करूं, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, सर ये पहले लिखवा देता हूं फिर उसके बाद इसको समझाता हूं। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस हाई है, अगर ज्यादा है, तो सर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, सर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये भी क्या होगा? हाई होगा। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये भी लाइन क्या हो जाएगी? ये भी चीज क्या हो जाएगी? हाई। सर आप ना बस इसको लिख लो पहले, क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का हाई है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी गैस का हाई है मतलब सर वो गैस उतना ही जल्दी लिक्विफाई हो सकता है, और उसका मतलब कि सर गैस लिक्विफाई हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? लिक्विड के अंदर। तो सर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है तो लिक्विफिकेशन उसका जल्दी हो जाएगा, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज का ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पक्का? तो सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है?
क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली जो टीसी होता है सर, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का हाई है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाई। और क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब बताता हूं, जैसे CO2 गैस हम कार्बोनेटेड ड्रिंक से क्यों पीते हैं? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ना ऑलमोस्ट मैं ऐसे लिख देता हूं 30 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके, देखना ध्यान से, इसके नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा, अगर इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो पता है CO2 गैस किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड के फॉर्म में। लेकिन अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन TC है तो यही CO2 किस फॉर्म में मिलेगा? गैस के फॉर्म में। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके नीचे अगर रखोगे तो CO2 किस में फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड के, और उससे ऊपर रखोगे तो क्या मिलेगा? गैस के फॉर्म में। इसीलिए देखा होगा जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, जो भी पी रहे हो, वो सबको हम लोग किस टेम्परेचर पीते हैं? लो टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर अगर 30 से नीचे रहा तो CO2 क्या रहेगा? लिक्विड, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। जितना चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पियोगे उतना देखोगे ना, उसको जैसे ही ग्लास में रखोगे उसमें से बबल्स निकलते हुए देखोगे तुम। क्यों सर? ग्लास में रखने से पहले वो तो आराम से डिसॉल्व था, लेकिन जैसे ही ग्लास से बाहर निकालते उसमें से देखोगे ना बबल्स निकल रहे होंगे, बबल्स निकलते। क्यों? क्योंकि सर CO2 लिक्विड जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। हम कोल्ड ड्रिंक पीते ही क्यों हैं? इसीलिए पीते हैं क्योंकि भाई हमारे अंदर से क्या होती है? फिज निकलती है अपने अंदर से ना, CO2 गैस बाहर आती है तो मजा आता है। अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलती, उससे ज़्यादा कैलोरी है, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है? रूअफ़ज़ा होती है, टैंग होता है, ग्लूकोन डी का सॉल्यूशन होता है। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीते हैं बिकॉज उसके अंदर से जो गैस निकलती है ना वो मज़ेदार होती है। पक्का? तो सर ये CO2 गैस कार्बोनेटेड ड्रिंक से क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसलिए लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, CO2 क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये तो हो गया पॉइंट, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। एक चीज़ और याद रख सर, कभी पानी का बॉटल देखो, पानी का बॉटल देखो, उसमें 1 लीटर की बॉटल मैंने ऊपर तक भर के देगा, गले तक होता है ना, यहाँ नेक तक भर के देगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में देखना 1 लीटर क्या 2 लीटर 4 लीटर किसी भी कोल्ड ड्रिंक को देखोगे इतना स्पेस छोड़ के देगा। ये स्पेस क्यों छोड़ता है भाई साहब? ये बॉटल क्यों वेस्ट कर रहा है? हवा में स्पेस क्यों छोड़ रहा है? क्यों छोड़ रहा है? उसका रीजन समझो, क्यों दे रहा है वो इतना स्पेस। सर तेल की बॉटल देखो, तेल की बॉटल देखो, पानी की बॉटल देखो, ऊपर तक भर के देगा वो। पेट्रोल की बोतल देखो ऊपर तक भर के देगा। लेकिन सर ये कोल्ड ड्रिंक वाला ये इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा है भाई? स्प्राइट की बोतल देखो इतना स्पेस छोड़ देगा, और बड़ा बोतल देखो और ज्यादा स्पेस छोड़ेगा। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि एक रीजन बताता हूं, एक रीजन यही से समझ लेना। सर एक बात जान जाओ, मान लो कोल्ड ड्रिंक बनाई मैंने दिल्ली में कोल्ड ड्रिंक बनाई। अगर मैं इसको लेके ट्रांसपोर्ट करता, मान लो मैं पटना चला गया, लखनऊ चला गया, कोटा चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कहीं भी चला गया, ठीक है, तो सर क्या होने वाला है? किस तरह का कंडीशन होगा? अब एक बात, दिल्ली में मैंने मान लो रेफ्रिजरेटर था, टेम्परेचर किससे कम था? 30 से, तो CO2 डिसॉल्व हो गया, लिक्विड जाके लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो गया। अब सर लेकिन हर एक जगह यहाँ से दिल्ली से लेके कोटा तक, दिल्ली से लेके पटना तक, दिल्ली से लेके नांदेड़ तक, दिल्ली से लेके पुणे तक, मैं सर को रेफ्रिजरेटर तो मेंटेन नहीं करके ले जाऊंगा ना। आपने ट्रक में जाते हुए देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को, ट्रक में धूप में जा रहा होता है कोल्ड ड्रिंक, तो सर टेम्परेचर उस केस में क्या होगा? ग्रेटर देन 30। तो उस टाइम पे CO2 क्या रहेगा? CO2 गैस के फॉर्म में रहेगा। तो सर इसीलिए स्पेस छोड़ते हैं, वो स्पेस इसलिए छोड़ते हैं ताकि अगर हाई टेम्परेचर में जाए ना तो बॉटल ब्लास्ट ना करे, गैस अपने को बाहर निकालने के लिए कोशिश ना करे, गैस उसी के अंदर रहे। मतलब सर टेम्परेचर लो होगा तो CO2 किस में डिसॉल्व होगा? लिक्विड के अंदर। टेम्परेचर जैसे ही हाई हुआ CO2 कहाँ जाएगा? बॉटल के ऊपर। तुमने देखा है कभी कोल्ड ड्रिंक को? एक काम करना, कोल्ड ड्रिंक को ना तुम धूप में उठा के पी लेना, बोलना कि अरे लाओ यार, बाहर दुकान के बाहर रखे होते ना, उठा के कोई नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि सर कोल्ड ड्रिंक पियोगे ना मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है, CO2 अपना गैस के फॉर्म में, बॉटल खोलोगे 2 मिनट में बाहर आ जाएगी। हमें मजा कब आता है? जब CO2 किस में होता है? लिक्विड के अंदर। तभी तुम बोलते हैं उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज सर CO2 किस में डिसॉल्व होता है? लिक्विड में। पक्का? तो सर याद रखना CO2 ही हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, इसका एप्लीकेशन ही बता देता हूं। इसका एप्लीकेशन क्या है सर? क्रिटिकल टेम्परेचर, सर CO2 कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर प्रिफर्ड। क्यों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर क्यों प्रेफर करते हैं हम लोग? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर प्रिफर्ड एट लो टेम्परेचर। क्योंकि सर टेम्परेचर कम होगा तो CO2 किस में होगा? लिक्विड के केस में। CO2 लिक्विड है तो पिएंगे, मजा आएगा, धीरे से वो गैस बनेगा, बाहर निकलेगा। पक्का? तो सर गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कौन सा गैस, कौन सा गैस। सर जो गैस बॉन्डिंग कर ले वो अच्छी बात है। दूसरा सर वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, मतलब जल्दी से जल्दी आप उसको अचीव कर लो। और उसके आसपास जैसे मैंने बोला 30 डिग्री। अब तुम बोलो सर ऑक्सीजन गैस का कितना होगा? जाके सर्च मारना, माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में हाई कौन सा है? उन दोनों में हाई कौन सा है? 30 वाला।
ऑक्सीजनेटेड भी बना सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, लेकिन भाई वो भाई उतना बहुत महंगा पड़ जाएगा अपने लिए, उतना लो टेम्परेचर फ्रीज वाला मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। हमारी फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है 15-16 जो नॉर्मल फ्रीज होता है, तो 15-16 ज़्यादा 10 हो जाएगा। तो सर फ्रीजर में अपने पास हमेशा CO2 को तुम उस तरह नहीं रख सकते ना। तो सर याद ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ही हम लोग पीते हैं और वो भी हमेशा लो टेम्परेचर पे पीते हैं। रीज़न कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा, CO2 लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और किस में डिजोल्व हो जाएगा सर, CO2 लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सर पहला किस पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे, नेचर कैसा है। दूसरा प्रोसेस सर वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। सर आप बोलोगे टेम्परेचर पे कैसे, अरे सर अभी ये प्रोसेस क्या पढ़ा था सर, गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। सर हमने इस रिएक्शन को क्या बोला था, एक्सोथर्मिक बोला था। और एक्सोथर्मिक में अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है शायद आपने कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर होती है। सर याद रखिएगा, मैं सीधा सीधा पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर टेम्परेचर। क्यों सर, अरे थोड़ी देर पहले लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा तो किधर की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। टेम्परेचर कम करोगे तो उसको मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा रिएक्शन आगे की तरफ। ली-चैटलियर से समझना चाहो तो ली-चैटलियर समझ लो, और नहीं तो चाय वाला एग्जाम्पल तो याद ही अपने को। चाय में क्या करते थे, अगर एंडोथर्मिक में जाते थे तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक्सोथर्मिक में आते थे टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पक्का। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दैट्स व्हाई इसका एप्लीकेशन फिर से देख लो अपने पास, इसका भी एप्लीकेशन देख लो कि सर आपको हमेशा हमने क्या बोला, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं आप, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों पी रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिफर्ड एट लो टेम्परेचर। क्यों भाई साहब, क्योंकि सर जितना लो टेम्परेचर होगा सर CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो सर जितना टेम्परेचर कम रखोगे उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, कोल्ड ड्रिंक पीने का उतना ही मज़ा आने वाला है। क्यों, क्योंकि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। सेकेंड थिंग सर, एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, आपने डेली लाइफ में आप कभी गांव में रहते हो या कहीं नदी तालाब के आसपास रहते हो तो आप एक चीज़ भी ऑब्जर्व करोगे, कोल्ड वाटर होगा ना, बाहर हम लोग को ठंड लग रही है ना, तो मछलियां ना, पानी नदी का तालाब का पानी शांत रहता है अपना, मछलियां आराम से नीचे रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी नदी के किनारे, उसी तालाब के किनारे दोपहर में चले जाओ या धूप में चले जाओ या गर्मियों के टाइम पे चले जाओ तो देखोगे बार बार ना मछलियां आपको सरफेस पे दिख जाएंगी। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि सर याद रखना, एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है ना, अब देखो इसका लॉजिक बताता हूँ, एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर में सर ठंडे पानी में उनको ज़्यादा मज़ा आता है देन हॉट वाटर या वार्म वाटर। गर्म पानी से उनको ज़्यादा मज़ा करता है किसमें आता है, कोल्ड वाटर में। क्यों भाई, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होगा, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, कोल्ड वाटर में क्या हो रहा होगा, कोल्ड वाटर में देखोगे तो क्या होगा सर, उनको क्या चाहिए होता है, पानी से क्या मिलता है सर, इतनी बायो तो पढ़ी है ना आपने कि ऑक्सीजन गैस वो लोग क्या करते हैं, वाटर से डिजोल्व रहता है ऑक्सीजन गैस। तो सर कोल्ड वाटर ऑक्सीजन गैस है, लिक्विड में डिजोल्व कब होगा, जब टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जितना टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीजन गैस क्या होगा, उतना ज़्यादा पानी में। तो भाई उनको क्या ज़रूरत है, बाहर निकल, तो हमें देखने थोड़ी ना आते हैं कि अरे सर देखते हैं इंसान कैसा होता है, पानी के अंदर से देख रहा है, अच्छा इंसान ऐसा होता है, ये बीपराक टाइप इंसान, कटप्पा टाइप इंसान होता है, ऐसा इंसान हमें थोड़ा देखने आ रहे हैं भाई साहब, वो हमें देखने नहीं आ रहे, बेचारे ऑक्सीजन के चक्कर में आ रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन इन वाटर अगर ज़्यादा है तो क्यों आएंगे, सुना होगा ना कि नदियों के ऊपर या लेक्स के ऊपर, जैसे बहुत सारे लद्दाख वद्दाख चले जाओ तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ जम जाती है, लेयर्स जम जाती है, नदियों के ऊपर एक लेयर जम जाती है, नीचे मछलियाँ खुश रहती है, पिकनिक मना रही होती है मछलियाँ। क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन खूब है पानी में, ऑक्सीजन बढ़ गया क्योंकि टेम्परेचर कम है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई साहब मर जाएगी, वो नहीं मरती, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक्वेटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू वार्म वाटर, कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर। तो देख लो टेम्परेचर का एप्लीकेशन क्या है कि सर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
पक्का। तो सर पहला कंडीशन क्या था, सॉल्युबिलिटी को दो, पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस पे बॉन्डिंग कर ले या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहे। दूसरा सर टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, बिकॉज ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। पक्का। चलो ये हो गया। अब किसने बोला कि सर टेम्परेचर पे डिपेंडेंस आ गया, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है, तो सर प्रेशर का क्या रोल है। तो यहाँ पे देख, मैंने शुरुआत में बोला था गैस है, गैस रैंडम इंसान है जो पढ़ाई कभी नहीं करता, उसको बोल रहे हो कि यार दिन भर में 6 घंटे पढ़ाई करो, कैसे करेगा पढ़ाई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा ना, बिल्ड करना पड़ेगा प्रेशर। प्रेशर कैसा होता है, पापा लोग ऐसे प्रेशर देना शुरू करते, देख लो भाई पढ़ाई करोगे तो आईफोन 14 जो आएगा पहले दिन मिल जाएगा। अब आईफोन सोच रहा है 13 तो मिला नहीं, 14 सीधा मिलेगा, चल यार कॉलेज में पहुंचेंगे सेल्फी डालेंगे। तो सर ये भी एक प्रेशर देने का तरीका है कि हाँ भाई पापा लोग ऐसे, या कुछ लोग होते हैं जो हमारे यहाँ फिजिकली मतलब थोड़ा होते हैं, प्यार करने का तरीका अलग होता है, तड़ाक, ठीक है, सीधा फोर्स और इम्पल्स गालों पे या बॉडी के किसी और पार्ट पे पड़े तो उसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं कि प्यार करने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं वायलेंस के अगेंस्ट हूँ, ठीक है, तो इसलिए इस तरह की बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ पापा को जाके बता रहे कि पापा थोड़ा प्रेशर दे दीजिए, ठीक है। तो पापा ऐसे निकल के, अच्छा एक काम करो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, किस गाल पे देना है प्रेशर, तो पापा ना इस साल से ना बहुत ईयरफोन बहुत लगाता हूँ मैं, इधर थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। तीसरी चीज जो तीसरा अपने पास है, तीसरा फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, प्रेशर है। सर प्रेशर अपने पास, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है ना सर, गैस है, गैस एक खूब घूमता फिरता इंसान है, उसको तुम जबरदस्ती लिक्विड में लेके जाना चाह रहे हो तो उसको ऑब्वियस है प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा हवा में बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे एक बंदे आए, उन्होंने बोला कि हेनरीज कॉन्स्टेंट लाए, हेनरीज कॉन्स्टेंट ने क्या, हेनरीज लॉ लेके, सॉरी हेनरीज कॉन्स्टेंट कह रहा हूँ, हेनरीज लॉ आया। हेनरीज लॉ ने क्या बोला कि भाई साहब, हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to, solubility of gas in liquid is directly proportional to प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर बोल देता हूं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, मतलब कि सर सॉल्युबिलिटी जो होगी, सर सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, प्रेशर होगी। अच्छा सॉल्युबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, तो सर मोल्स पर लीटर में मेजर कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो सॉल्युबिलिटी को मेजर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी इज नथिंग वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, यूनिट डायमेंशन लगाओ, यूनिट क्या होगा के का, ये यूनिट क्या होगा इसका, अगर मैं यूनिट देखूं तो इसका यूनिट क्या होगा, सर इसको किससे डिवाइड करोगे, मोल्स पर लीटर डिवाइड बाई क्या करोगे, प्रेशर से, तो सर मोल्स पर लीटर और क्या आ जाएगा, पर एटीएम, या फिर मोल्स पर लीटर पर बार आ जाएगा। पक्का। तो सॉल्युबिलिटी सर देख लो अपने पास, ये हेनरीज का ओरिजिनल स्टेटमेंट था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये मोल्स पर लीटर में मेजर कर रहा था सॉल्युबिलिटी। अब डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करके एक चीज है, वो अभी थोड़ी देर में कल देखेंगे, लेकिन अभी एक जान जाओ, सर हेनरी ने बेचारा ये बोला। अब दिक्कत क्या है कि इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था। अब एक बात बताओ, मान लो कोल्ड ड्रिंक मैंने बनाई, तो कोल्ड ड्रिंक मैं अलग अलग जगह भी तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ ना, अलग अलग जगह पे बेच सकता हूँ, तो सर वहाँ टेम्परेचर जरूरी नहीं कांस्टेंट हो। तो उसने बोला यार एक गलती कर रहे हो, डॉल्टन ने इनको करेक्शन करा, बोला यार एक गलती हो रही है, आप ना सॉल्युबिलिटी गलत तरीके से मेजर कर रहे हो, आप ले रहे हो मोल्स पर लीटर में। ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है बेटा, याद रखना, हम लोग अभी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो दूसरा फॉर्मूला लेकर रट लेते हैं। भाई वो ओरिजिनल स्टेटमेंट ये था, रियल स्टेटमेंट जो था ये था। उसमें क्या किया कि डॉल्टन ने मॉडिफाई किया, डॉल्टन इनका कंटेम्पररी था, मतलब इन्हीं के टाइम पे था अपने पास, तो डॉल्टन मॉडिफाइड क्या किया, डॉल्टन ने मॉडिफाई कर दिया, डॉल्टन मॉडिफाइड हेनरीज लॉ। डॉल्टन ने बोला कि यार एक काम कीजिए, आप ना मोल्स पर लीटर में मत लिया कीजिए, आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को मेजर कीजिए। पता है किसके टर्म्स में, इन्होंने क्या बोला, डॉल्टन ने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो आप मेजर कर रहे हैं मोल्स पर लिक्विड में, ये गलत मेजर कर रहे हैं, इसको मेजर कीजिए, इसको मेजर कीजिए किसमें, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ
मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो डाल्टन ने क्या किया, इसने स्टेटमेंट दिया कि इसने क्या बोला कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, या फिर बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऐसे बोलना शुरू किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड is directly proportional to mole fraction of gas in solution। ये लिख दिया इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई और प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू काई। तो सर देखो अपने पास ये क्या है, प्रेशर। काई क्या होता है, क्यों लेने का फायदा है? क्योंकि ये क्या है, यूनिटलेस है। अब ये यूनिटलेस है, केज क्या होगा, इन्होंने नाम रख दिया भाई साहब, डाल्टन ने बोला यार हेनरी भाई साहब ने बोला था इसलिए इनको इज्जत दे देते हैं, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया हेनरीज कांस्टेंट। इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट क्या होगा, किसके इक्वल? इसका कोई यूनिट है नहीं, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट है नहीं, तो इसका यूनिट डायमेंशन से किसके यूनिट के इक्वल होगा? प्रेशर के। तो इससे क्या हो गया, ATM हो गया, बार हो गया। तो उसने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन याद रखना हेनरीज स्टेटमेंट पिछले वाला है, हेनरीज स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। वो तो बाद में उन्होंने मॉडिफाई कर दिया डाल्टन ने, और डाल्टन की बात लोगों ने इसलिए मान ली क्योंकि लोगों को समझना आसान था। अब जो हेनरीज कांस्टेंट आ रहा है उसका सोच रहे हो यूनिट कितना आसान है, ATM या प्रेशर, मतलब बार इसमें मेजर किया जा रहा है, तो लोगों को समझना आसान था और लोगों को ईजी लगने लगा। तो हेनरीज का ये फॉर्मूला चेंज कर दिया गया। हेनरीज का फॉर्मूला किसने मॉडिफाई कर दिया? डाल्टन ने मॉडिफाई कर दिया। अच्छा एक चीज और, किसी ने और ने बोला कि सर एक बात बताओ, जहां मोल्स पर लीटर ले रहा था इसको और भी तो चेंज कर सकते हैं। यस, आप चाहते तो मास पर लीटर भी ले सकते थे, उसको भी मॉडिफाई कर सकते थे, वो भी सेम ही होता। मास पर लीटर भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता? अगर मास पर लीटर भी लेता ना, ग्राम पर लीटर भी लेता, तो वो भी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता? ग्राम पर लीटर वाला, वो भी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। ग्राम पर लीटर लेता तो पक्का, मोल्स पर लीटर लूंगा तो भी अपने पास सॉल्बिलिटी श्योर हो। तो दो फॉर्मूले आए। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है या जो नीट का अपना फेवरेट फॉर्मूला है वो नीचे वाला है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई। और सबसे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री में यूज भी अपने पास यही फॉर्मूला हम लोग ज्यादा करेंगे। है ये हेनरीज लॉ, लेकिन सर इसको मॉडिफाई करके डाल्टन ने दिया था। KH का मतलब क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। यूनिट क्या होता है? ATM बार। अच्छा यहां से देखो प्रेशर और सॉल्बिलिटी। अब एक मोल फ्रैक्शन को याद ना, मोल फ्रैक्शन को हमेशा सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड से मेजर करना। एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि सर ये तो कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? काई क्या आ रहा है? तो ग्राफ बना सकते हो क्या तुम लोग? प्रेशर ग्राई, ये देखो प्रेशर है, यहाँ मोल फ्रैक्शन है, इसका ग्राफ कैसा होगा? सर ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ आपको पता है क्या? y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ पता है क्या? ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो ये क्या हो गया? उसका स्लोप पक्का। तो प्रेशर और काई का ग्राफ बन जाएगा। अच्छा किसने बोला कि सर एक चीज और करते हैं, अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो एक सिंपल चीज जान जाना, एक मैथ्स का एक ट्रिक बताता हूं, मतलब बेसिक मैथ्स का, फिजिक्स में ऐसे पढ़ते भी हैं। अगर दो लोगों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है, KH और काई का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इस केस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सर याद रखिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप KH बढ़ाएंगे तो सर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको हम लोग किसके टर्म में मेजर कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर दो लोगों का मैथमेटिकली याद रखना x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है तो सर उसमें x बढ़ाओगे तो y क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी को लगता हो सर ऐसे कैसे, तो देख ले भाई, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूं कि सर आगे कांस्टेंट ही रहेगा, अगर मैं इसको 5 कर दूंगा, बताना इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे? इंक्रीज। तो सर याद रखना एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो बेसिक मैथ्स क्या बोलता है कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सर सीधी सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो ये कहानी आएगी। KH की वैल्यू बढ़ी मतलब सॉल्बिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पक्का। तो ये देख लो अपने पास। तो प्रेशर का रोल क्या है? जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा सॉल्बिलिटी क्या होगी? गैस इन लिक्विड की बढ़ेगी। तो KH उतना ज़्यादा अपने पास, KH की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। श्योर हो सर? तो अपने पास P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई। आज हमने क्या किया सर? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिवाइज किया है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के फैक्टर्स देख लिए हैं, P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई देख लिया है। काई क्या होगा? गैस का प्रेशर,
काई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, केएच क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। ये 3 चीजें होंगी। तो एक काम करना है, आज आपको हेनरीज लॉ अपना यहां तक सब कुछ रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसकी बातें करेंगे कि सर ये कहां पे जाके फेल हो जाता है, किस तरह की चीजें इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं, किसके ऊपर इनवैलिड हो जाएगा, किस टेम्परेचर पे इनवैलिड होगा, किस प्रेशर पे इनवैलिड होगा। ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सब लोग ये सारी चीजें इंजॉय कर रहे हैं, पक्का। तो आज कमेंट में एक तो खजाने के क्वेश्चंस बताने, और अगर अभी कुछ भी लगता है आप अपनी चीज़ें बता सकते हो। मैं सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, इस बात की गारंटी है कि सर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो लोग भी, सर ये मत सोचो, कभी मत सोचना, ये दिमाग में भी अगर आपके आ रहा है ना कि सर ये बैच को मैं कल फॉलो कर लूँगा, आज फॉलो, जो डेली कर रहा होगा ना सर, वो धीरे धीरे करके आज थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, कल और थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, ऐड होता जाएगा। और लिख के दे रहा हूँ, आप 11th की टेंशन मत लो, जो 11th की ज़रूरत पड़ेगी, 11th की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग मिलके कर लेंगे, ठीक है ना। डीपीपी सॉल्व कीजिए डेली का डेली। आज से मैं ट्राई करूंगा कि डीपीपी आपको डेली मिल जाए। थोड़ा अल्टरनेट हो रहा था, लेकिन अब आज से ट्राई करता हूं कि मैं डीपीपी आपको डेली दे दिया करूं। और डीपीपी से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। चैप्टर को 2 क्वेश्चन सिक्योर करके जाइए। नीट 2022 का क्वेश्चन कैसा लगा, किस तरह का लगा, सब कुछ बताना कमेंट में। 10 क्वेश्चन खजाने कैसे रहे, और अगली क्लास में भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो सब पे बेस्ड होंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, हेनरीज लॉ के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर, सब कुछ बेस्ड रहेगा, वो उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।